हिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का। क्या नाम है इसका? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। ये राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। एक कहानी की तरह हम लोग इसको समझे थे कि कैसे एक जगह का बादशाह था तो वो बड़ा निरंकुश था, फिर उसके बाद वो लोगों पे अत्याचार किया तो लोग बर्दाश्त करते करते जब हद हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग बादशाह के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। आवाज़ उठाए, क्रांति किया। उसके बाद बादशाह हार गया, लड़ाई हुई बहुत सारी, और उसके बाद बादशाह हार गया। बाद में बादशाह को क्या कर दिया गया? सरेआम फांसी, सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया। बादशाह को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया गया। और उसके बाद जब फांसी दे दिया गया तो जब ये सब काम हो रहा था तो उसी बीच में एक हीरो पैदा हो गया। कौन? नेपोलियन हीरो बनकर आया, लेकिन बाद में वो विलन बन गया। हीरो बनकर आया और बाद में विलन बन गया। तो अब जो हम लोगों को आगे पढ़ना है उसी चैप्टर से पढ़ना है कि फिर आगे क्या हुआ, नेपोलियन के बाद क्या हुआ। नेपोलियन, यहाँ तक हम लोग जान गए थे कि नेपोलियन हीरो बनकर तो आया, मतलब अपने देश के यानी फ्रांस के आस पड़ोस के कई देशों पर वो कब्जा भी कर लिया, लेकिन 4 देश मिलकर उसको हरा दिया, है ना। और 4 देश मिलकर उसको हरा दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ आगे और उसमें कैसे कैसे हुआ वो सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, राष्ट्रवाद के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कौन कौन सा था वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावी होना। कुलीन वर्ग का सामाजिक और आर्थिक रूप से, बोलो 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 ना, अत्यंत प्रभावी होना। तो कुलीन वर्ग समझ रहे हो तुम लोग? कुलीन वर्ग यानी कि अमीर लोग, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। थोड़ा सा कुलीन वर्ग के बारे में हम लोग जान जाते हैं। ये लोग, जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कोई किसी के यहाँ रिश्तेदारी किए हुआ था, कोई किसी को अपना भाई दिए हुआ था, कोई किसी को अपनी बेटी किसी के यहाँ ब्याह कर उसके बाद सब आपस में रिश्ता मजबूत किए हुए थे। एक अगर किसी जगह का कुलीन वर्ग का कोई आदमी अगर कमज़ोर पड़ता था किसी कारणवश, तो दूसरे जगह का कुलीन वर्ग यानी कि रिश्तेदार नहीं होता है, दूसरा रिश्तेदार चला जाता है। जैसे अगर किसी को यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसका रिश्तेदार सब दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा, ख़ानदान वाला सब दौड़ेगा। उसी तरह से कुलीन वर्ग का भी था। तो ये और कुलीन वर्ग क्या करता था? लोगों पे अत्याचार बहुत करता था। राजा का ही आदमी था कुलीन वर्ग। देखो सीरियल, यानी कि राजा, कुलीन वर्ग, उसके बाद सामंत, सामंत के बाद किसान, किसान के बाद मजदूर, इस तरह से था। तो मजदूर और किसान बहुत ज़्यादा परेशान होता था, मजदूर और किसान बहुत ज़्यादा परेशान होता था। उससे ऊपर आता था सामंत, तो वही लोग ये कुलीन वर्ग में भी आता था। सामंत वगैरह जो था वो सब कुलीन वर्ग में आता था। और जो बादशाह के साथ रहता था, जो बादशाह के हाँ में हाँ मिलाता था, खाली उसकी जी हुजूरी करता था। यानी बादशाह जो बोल दिया, हाँ भाई सच है, बादशाह जो बोल दिया सच है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर बादशाह किसी को कहा कि हाँ इसको कत्ल कर दो, ये फलाना काम किया, चाहे वो किया हो या ना किया हो, तो उसका जितना भी आदमी था सब कहता था कि नहीं नहीं, बादशाह जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, सच में इसको मार देना चाहिए। मतलब एक मिसाल दिए हैं समझने के लिए। तो इस तरह से राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ तो उसमें यह एक सहायक तत्व बना। कुलीन वर्ग का सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली होना जो था वो राष्ट्रवाद के विकास में बहुत सहायता किया। उसकी वजह से लोग परेशान हुए और राष्ट्रवाद की भावना लोगों के दिल में जगी, इसलिए राष्ट्रवाद का विकास हुआ, ठीक है। और आगे है मध्यम वर्ग का उदय। तो मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ? कुलीन वर्ग उस ज़माने में, जिस ज़माने की बात हो रही है, उस ज़माने में भी औद्योगिक क्रांति हुई। क्या हुई? औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति में ऐसा हुआ कि बहुत सारी मशीनें आ गई, कल कारखाना लग गया, फैक्ट्रियां लग गई, यहाँ तक कि खेत वगैरह में भी मशीनों से काम होने लगा। तो जब खेत वगैरह में जब मशीनों से काम होने लगा और कल कारखाने लगे, फैक्ट्रियां लगी, तो मजदूर वर्ग में भी ऐसा होता है कि कुछ आदमी ज़्यादा होशियार होता है ना, होशियारी करके अपने लिए फ़ायदे का काम कर ले होता है। उसमें भी ऐसे लोग होते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो अवसर का फ़ायदा उठा लेते हैं।
तो जब मशीन वगैरह आया तो उसी में से कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाकर मेहनत ज़्यादा करके उसके बाद धन को अर्जित कर लिए और एक अलग वर्ग बन गया जो मध्यम वर्ग कहलाया। तो वो लोग जो थे जो मध्यम वर्ग में आए तो उनका बेटा, वो लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन जब वो उनके बाल बच्चे हुए तो अपने बाल बच्चों को वो पढ़ाना लिखाना शुरू किए। कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, मतलब बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच गया। जब बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंच गया तो उसकी अकल भी बड़ी हो गई, वो समझने लगा, अपने हक को जानने लगा कि हमारा क्या हक है। लेकिन जो पहले से कुलीन वर्ग था तो उसके बाप दादा पे तो राज करते आ रहा था, सताते आ रहा था। तो वो क्या किया, कुलीन वर्ग चाहता था कि हम इसको भी सतावें, लेकिन ये लोग बर्दाश्त नहीं किया। भाई हम लोग पढ़े हैं, हम जानते हैं कि हमारा क्या हक है, तुम जो कहोगे उसको हम काहे मानेंगे। समझ में आई बात। जैसे तुम लोगों को पढ़ा दिया जाता है, कोई कह दे कि सूरज जो है वो रुका हुआ है और पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, तो मान जाते हो क्योंकि हाँ सही बात है कि ऐसा पढ़ाया गया है। अगर कोई कह दे कि पृथ्वी रुकी हुई है, सूरज उसका चक्कर लगा रहा है, तो कहेगा ऐसे हम कैसे मान लेंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो उसी तरह से जब वो लोग पढ़ लिख कर आया तो अत्याचार उसका, कुलीन वर्ग का और बादशाह का अत्याचार मतलब बर्दाश्त नहीं किया वो लोग। तो ये एक कुलीन वर्ग बन गया। वो लोग भी थोड़ा सा धन अर्जित कर लिए। तो पहले दो ही वर्ग था, एक था कुलीन वर्ग, सॉरी वो कुलीन वर्ग नहीं बना बल्कि मध्यम वर्ग बन गया। नहीं, तो पहले दो ही वर्ग था, एक था कुलीन वर्ग और दूसरा था नहीं ये मजदूर वर्ग। कुलीन वर्ग यानी सबसे अमीर आदमी था, तो दो ही वर्ग था ना, या तो अमीर आदमी था या गरीब आदमी था, बीच में मध्यम वर्ग नहीं था। लेकिन उसी ज़माने में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो मध्यम वर्ग भी बन गया। तो ये मध्यम वर्ग जो बना वो भी राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हुआ, इसीलिए उसको राष्ट्रवाद के विकास का सहायक तत्व माना जाता है। समझ में आई बात। आगे है रूमानीवाद। रूमानीवाद भी राष्ट्रवाद के विकास में बहुत सहायक हुआ था, इसीलिए रूमानीवाद को राष्ट्रवाद के विकास का सहायक तत्व माना जाता है। रूमानीवाद का क्या मतलब, जगह जगह लोग नुक्कड़ नाटक करते थे। नुक्कड़ नाटक में लोग ये बताते थे कि बादशाह जो है वो तुम पे जुल्म कर रहा है, तुम लोग जुल्म सह रहे हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम जुल्म न सहो, बादशाह के खिलाफ बोलो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, तो जो तुम कामयाब हो सकते हो, यानी बादशाह के जुल्म को ख़त्म किया जा सकता है। रूमानीवाद इस तरह का नाटक करता था। नाटक करके गीत संगीत के द्वारा वो लोगों के दिल में राष्ट्रवाद की भावना को और ज़्यादा जगाता था। तो इसीलिए रूमानीवाद को भी राष्ट्रवाद का सहायक तत्व माना गया। ठीक है, अब आगे है उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उदारवाद। ये लिखा हुआ है उदारवाद, ये एक शब्द है, यह लैटिन भाषा से आया। किस भाषा से आया, लैटिन भाषा। यहाँ लिखा हुआ लैटिन भाषा से आया। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है लीवर, इसी से बनाया गया, और लीवर का मानी होता है आज़ाद। लीवर का मानी आज़ाद, इसी से उदारवाद बना था। ठीक है, उदारवादी लोग कैसे थे वो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि उदारवादी लोग कैसे थे। तो उदारवादी लोग कैसे थे, क्या चाहते थे, वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता पर बल देता था। उदारवादी जो थे ये भी एक राष्ट्रवाद की शाखा है। राष्ट्रवादी में जैसे राष्ट्रवाद हुआ तो राष्ट्रवाद की अलग अलग शाखाएं बन गई। उदारवादी राष्ट्रवाद बन गया, उसके बाद आर्थिक उदारवाद बन गया। तो उदारवादी राष्ट्रवाद जो था वो लोग क्या चाहता था, वो लोग चाहता था कि जो भी पब्लिक है वो पूरी तरह से आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे, और कानून के समक्ष समानता पर बल देता था। कानून के समक्ष सब एक समान हो। जैसे कि अगर कोई गरीब आदमी कोई गलती करता है और वही गलती अमीर आदमी करता है तो दोनों को बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अमीर आदमी को सज़ा कम मिले और गरीब आदमी को सज़ा ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं। कौन चाहता था ये, उदारवादी राष्ट्रवाद जो थे वो ये चाहते थे। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद वो और क्या चाहते थे, तो वो चाहते थे कि निरंकुश राजतंत्र न रहे। वो निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध थे, यानी कि राजा निरंकुश हो और उसके बाद लोगों पे जुल्म करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे राजतंत्र से वो के विरुद्ध थे। और क्या चाहते थे वो, तो वो चाहते थे कि संविधान बने। क्या चाहते थे, संविधान बने और संविधान में सबका हक बराबर हो, प्लस
प्रतिनिधि सरकार के वो पक्षधर थे। यानी कि प्रतिनिधि सरकार का मतलब हुआ कि जनता सरकार को चुनकर बनाए, जनता अपने बीच में से वैसे आदमी को चुने जो सरकार चलाने के योग्य हो और वो सरकार चलाए। ऐसा कौन चाहते थे? उदारवादी राष्ट्रवाद चाहते थे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और क्या चाहते थे वो चाहते थे कि संपत्ति की सुरक्षा हो, संपत्ति की सुरक्षा हो, मुक्त व्यापार करने की आज़ादी चाहते थे कि हमारी जो संपत्ति है, हमारी क्या यानी कि जनता की जो चाहे जिसकी भी संपत्ति हो उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, प्लस उसके बाद मुक्त व्यापार की आज़ादी होनी चाहिए। तो मुक्त व्यापार का मतलब ये हुआ कि व्यापार पे राजकीय नियंत्रण नहीं होना चाहिए, राजा का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, हम जहाँ चाहें वहाँ जाकर अपना व्यापार करें। ऐसा ना हो कि हम चाहते हैं कि किसी आदमी से व्यापार करना, उसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन राजा कहे नहीं कि तुम इससे व्यापार नहीं करके दूसरे आदमी से व्यापार करो। ऐसा नहीं, वो चाहते थे कि बिल्कुल आज़ादी चाहिए, मुक्त वातावरण चाहिए व्यापार करने के लिए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है आर्थिक उदारवाद। तो ये आर्थिक उदारवादी जो था वो इसी से निकला था, उदारवादी राष्ट्रवाद से ही आर्थिक उदारवादी निकला था। आर्थिक उदारवाद उसका छोटा भाई कह सकते हैं। आर्थिक उदारवादी क्या चाहते थे? वो भी यही चाहते थे कि मुक्त व्यापार मुक्त हो, मुक्त व्यापार के पक्षधर थे। उसके बाद व्यापार में राजकीय नियंत्रण न हो। समझ में आई बात? अभी बताए ना कि राजकीय नियंत्रण कैसे हो सकता है। इस तरह से हो सकता है कि राजा कहे कि नहीं, जो व्यापार है वो हमारे मन से करो, तुम अपने मन से नहीं करो। हम चाह रहे हैं कि हमारा माल बिके 10 रुपया में, राजा करे नहीं तुम 8 रुपया में बेचो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जालवेर आइन। जालवेर आइन क्या है? यह एक संस्था बनाई गई थी। संस्था तो समझ रहे हो, संस्था का मतलब हुआ जैसे हम लोग स्कूल चला रहे हैं तो यह एक संस्था है। अब इस संस्था को बनाने में कई आदमी का सपोर्ट है, बहुत सारे आदमियों का सपोर्ट है, और चलाने में भी बहुत सारे आदमी का सहयोग है। बहुत सारे आदमी मिलकर चला रहे हैं इसको। ऐसा थोड़े है कि अकेले हम चला रहे हैं, कई आदमी मिलकर चला रहे हैं ना इसको। तो वैसे ही एक संस्था बनाई गई, क्या, जिसका नाम रखा गया जालवेर आइन। ये परशा द्वारा बनाया गया था, परशा द्वारा बनाया गया। और कब बनाया गया? 1834 में बनाया गया। शुल्क संघ था, इसको शुल्क संघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शुल्क संघ भी कहते हैं। इसका काम क्या था? यानी इस संस्था के जरिए क्या करना था? तो करना क्या था? व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा करनी थी। व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा मतलब अगर उसके शहर में कोई व्यापारी व्यापार करने गया तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, उसके जहन में ये बात ना हो कि हम असुरक्षित हैं, कोई हमारा माल लूट कर ले जाएगा या हम पर किसी तरह का दबाव बनेगा। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। ये काम कौन करता था? जालवेर आइन जो संस्था बनाई गई थी उसके जरिए व्यापारियों के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती थी। ठीक है। उसके बाद व्यापार के लिए मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाता था। तो उस संस्था में जो लोग काम करते थे वो लोग क्या करते थे? व्यापारियों को मुक्त वातावरण देते। हाँ, सरकार को कह दिया ठीक है भाई, आपको जो टैक्स लेना है उतना टैक्स हम आपका देंगे, लेकिन हमारे ऊपर ये दबाव मत बनाइए कि हम इतना में बेचें या इतना में बेचें, इससे बेचें या उससे बेचें। हमारी मर्जी, हम चाहे जितना में बेचें, जिससे बेचें, उससे आपको लेना देना नहीं है। जो आपका टैक्स बनता है वो आप टैक्स हमसे ले लीजिए, हम खुशी से आपको टैक्स दे देंगे, लेकिन हमको मुक्त वातावरण चाहिए। तो ये सुविधा प्रदान करवाती थी कौन? जालवेर आइन नाम की संस्था। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना। पहले ये समझो कि रूढ़िवाद किसे कहते हैं? तो पुरानी सोच। रूढ़िवाद का मतलब पुरानी सोच या पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना। पुरानी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? रूढ़िवाद कहते हैं। तो ये रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना, इसका मतलब है कि रूढ़िवाद बीच में खत्म हो गया था। पुनर्स्थापना का मतलब कि दोबारा से उसको लागू करना। बीच में खत्म हो गया था तो सच में खत्म हो गया था। कौन खत्म किया था? नहीं, पुरानी, हाँ, नेपोलियन, सही बोल रही है, सीधा बैठो। नेपोलियन जो है वो ख़त्म किया था, पुरानी व्यवस्था को ख़त्म करके उसके बाद वो नई व्यवस्था कायम कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि फिर से ये रूढ़िवाद यानी पुरानी व्यवस्था फिर से कायम करने की कोशिश की गई। 1815 में वाटरलू युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन बुरी तरह हार गया था। उस युद्ध में लगभग 4 देश एक साथ मिलकर नेपोलियन के खिलाफ लड़ा और नेपोलियन का क्या कर दिया? उसको मार पीट के उसको सीधा कर दिया। पहले बड़ा हीरो बनता था,
हीरो बन के आया, विलेन बन गया। विलेन बना तो 4 आदमी मिल के दे कनपट्टा के जर में सीधा कर दिया उसको, मतलब उसके खिलाफ युद्ध किया तो वो हार गया, नेपोलियन हार गया और वो कैद हो गया। और उसी बीच में वियना की संधि हुई। जब वो युद्ध खत्म हुआ तो वियना की संधि हुई। किसके किसके बीच संधि हुई? संधि का मतलब फैसला यानी जोड़, है ना। संधि का असल मतलब जोड़ होता है। तो ये फ्रांस और वो 4 देश जो नेपोलियन के विरुद्ध लड़ा था और नेपोलियन को हराया था, उसके बीच जो संधि हुई थी वियना के स्थान पर, वियना नाम के स्थान पर एक संधि हुई थी। उसी संधि को हम वियना की संधि कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं वियना की संधि। रूढ़ी बात समझ गया ना। तो वियना की संधि है, तो वियना की संधि देखो 1815 ईस्वी में हुई थी। 1815 ईस्वी में नेपोलियन हार गया। उसके बाद 1815 में एक संधि हुई। कहाँ हुई थी? वियना नामक स्थान पर, जिसका नाम रखा गया वियना की संधि। ठीक है, यह इसमें कौन कौन भाग लिया था? तो ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा। अच्छा, ये जो भाग लिया और ये संधि किया, आगे बताते हैं। ठीक है, चलो। तो ये क्या किया उसमें क्या कि नेपोलियन द्वारा यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में लाए गए बदलाव को समाप्त करने का प्रयास किया तथा पुरानी व्यवस्था पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। ये जो संधि हुई थी वियना की संधि, उस संधि का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये था कि नेपोलियन ने जो व्यवस्था कायम किया है उस व्यवस्था को ख़त्म करके और उसके बाद फिर से रूढ़िवाद को हम ला दें। मतलब पुरानी व्यवस्था पहले जैसे चल रही थी, राजवंश चला रहा था देश को, कोई एक राजा होता था वो राज करता था, उस तरह की व्यवस्था हम ला दें। और लाया भी, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हुआ। बाद में चल के फिर वो भी ख़त्म हो गया। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब एक दूसरा चीज़ देख लेते हैं कि वियना की संधि में क्या क्या फैसला लिया गया था, क्या क्या निर्णय हुआ था। तो वियना की संधि में कहा गया, किसको? फ्रांस को कहा गया कि जीते गए क्षेत्रों को लौटा दो। यानी फ्रांस, ये जो था नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का ही था ना, तो वही जीता था। तो अब फ्रांस को कहा गया कि जितना क्षेत्र तुम जो जीते हो उस क्षेत्र को लौटा दो। ठीक है, और फ्रांस के चारों ओर नए राज्यों का घेरा बना दिया गया ताकि यह बदमाशी नहीं करे, इस पर पूरी नज़र रखी जाए। अगर कभी फिर बदमाशी किया तो चारों तरफ से थपड़िया देंगे, क्या है ना, कि उठवे नहीं करेगा ये। वैसा किया गया। फिर नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। इसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। वो सारे फैसले बुक में लिखे भी हुए हैं, आप लोगों को लिखा भी दिए थे, बुक में से भी आप उसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि वियना की संधि जो हुई थी, तो उस संधि में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा जो भाग लिया था, और उस संधि में जो कहा कि जो देश, जो क्षेत्र तुम पहले से जिस पर तुम कब्जा कर चुके हो, यानी कि ये कौन? नेपोलियन जिस क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है उस क्षेत्र को लौटा दो। तो भाई लौटा के क्या किया जाए? क्या उसको आज़ाद कर दिया जाए? नहीं, ये लोग वो नहीं चाहता था। ये लोग चाहता था कि भाई हम इसमें भाग लिए हैं, युद्ध में हम जीते हैं, हम विजेता हैं, तो हमारा हिस्सा होना चाहिए। सब बंदर बाट कर लिया उसको। और पहले जो युद्ध करता था लोग, तो ज़्यादातर युद्ध क्यों होता था? धन के लिए होता था, धन के लिए और आदमी के लिए, आदमी से काम करवाने के लिए, और वहाँ जहाँ जिस क्षेत्र पर अपना कब्जा हो जाए उस क्षेत्र से भारी टैक्स वसूल करके लाके अपने देश में इजाफा करने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।